So let's start. So we'll now move on towards the second part of March 2022 का paper. So let's continue from where we left in the last session. Which row correctly describes the stage of mitosis? ये भी अच्छा सवाल था भाई, ठीक है ना, मुश्किल नहीं ना, अच्छा सवाल था। तो मैं पढ़ रहा हूँ भाई, आपने कोरिलेट करना है, जो भी स्टेज दिया उसके साथ करेक्ट चीजें यहाँ पे लिखी हो, ठीक है। सो पहला स्टेज प्रोफेज दिया हुआ है, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर्स, करेक्ट, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सेंट्रोमेर रेप्लिकेट, ये रॉन्ग है, तो आपको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन ए इज व्हाट आउट, ठीक है ना। और ये सेंट्रोमेर तो उस वक्त होता है जब डीएनए रेप्लिकेशन होती है भाई, सेंट्रोमेर जब जो है वो आपके पास वो भी रेप्लिकेट नहीं करता। यहाँ पे लिखना जो सारे थे वो सेंट्रियोल रेप्लिकेट था, तो यहाँ पे आप मोस्ट कॉमन आपको दिमाग अगर नींद पूरी ना करके गए हो तो यहाँ सेंट्रोमेर लिखा होगा, आपके दिमाग में रजिस्टर हो रहा होगा सेंट्रियोल। सेंट्रियोल नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, सेंट्रोमेर लिखा हुआ है, तो ए इज आउट। बी मेटाफेज, मेटाफेज में लिखा हुआ है न्यूक्लियर एनवेलप नॉट प्रेजेंट, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, मेटाफेज में नहीं होता। सेंट्रोमेर लिखा हुआ है मूव टू द पोल्स ऑफ द सेल, दैट इज रॉन्ग, बिकॉज वो किस में होता है, एनाफेज में होता है। किस में होता है लाइक, एनाफेज में सेंट्रोमेर डिवाइड करके फिर मूव करते हैं ना लाइक, तो आपके पास जो है बी भी आउट है। सी में आ जाए एनाफेज, एनाफेज में लिखा हुआ है न्यूक्लियर एनवेलप बिगिंस टू रीफॉर्म, दैट इज रॉन्ग, लाइक न्यूक्लियर एनवेलप डजंट बिगिन, न्यूक्लियर एनवेलप कब बनना शुरू होता है लाइक, एन टेलोफेज, लाइक, तो आपके पास यहाँ रॉन्ग हो जाएगा, आगे जाने की आपको जरूरत ही नहीं है, लाइक ऑप्शन सी इज आउट। डी हैज टू बी राइट आंसर, पढ़ लेते हैं पूरा। टेलोफेज में लिखा हुआ है न्यूक्लियर एनवेलप रीफॉर्म्स, बिल्कुल करेक्ट। The centromeres are at maximum distance from the cell equator, बिल्कुल करेक्ट। Why? Because जाहिर सी बात है opposite pole तक पहुंच चुके होते हैं वो लाइक। And spindle microtubules break down because जाहिर सी बात है अब आपके पास क्या नाम है, न्यूक्लियस दोबारा रिकंस्ट्रक्ट हो रहा होता है, तो स्पिंडल की कोई जरूरत नहीं होती है, लाइक दो नए न्यूक्लिया बन चुके होते हैं और फिर वो साइटोकाइनेसिस से दो नए सेल बन जाएंगे। जो आपके पास स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो भी आपके पास यहाँ पे ब्रेक डाउन होना शुरू होता है, एंड देयरफॉर ऑप्शन डी विल बिकम योर राइट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, The diagram represents a nucleotide containing adenine. तो जो बेस है ना उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, बेस इज एडेनिन, ठीक है। तो ये आपके पास पेंटोज शुगर होगा, कौन सा आपको नहीं पता, तो ऑक्सीडाइज वो जैसे पता, बिकॉज एडेनिन दोनों के साथ होता है ना, लाइक आरएनए में भी होता है और डीएनए में भी होता है, तो दिस कुड बी राइबोज, दिस कुड बी डीऑक्सीराइबोज, और एक फॉस्फेट लगा हुआ है। Which statements about this nucleotide are correct? One, the carbohydrate is a pentose sugar, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, we know that this is a pentose sugar. Two, the base contains nitrogen, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, adenine base is a nitrogenous base. Three, base pairing occurs with uracil, is this right or is this wrong? Absolutely correct, because adenine जो होता है ना वो थाइमिन के साथ भी पेयर कर सकता है और वो किसके साथ कर सकता है, यूरेसिल के साथ भी पेयर कर सकता है, और दोनों के साथ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयर अप करता है, यूरेसिल के साथ कब करेगा भाई, जब आरएनए होगा, टीआरएनए में भी कर सकता है, जब आरएनए बन रहा होगा एमआरएनए तब भी कर सकता है, सारे केस में कर सकता है, तो 3 भी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लाइक लास्ट यहाँ पे एडेनिन इज व्हाट, इज अ पिरिमिडिन, इज दैट करेक्ट, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। एडेनिन क्या होता है, प्यूरिन होता है, व्हाट इज एडेनिन, एडेनिन इज अ प्यूरिन, सो दिस इज रॉन्ग। तो आप शो रहे हैं भाई 4 आपका रॉन्ग है, तो ऑप्शन 1 2 and 3 आर करेक्ट एंड दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू ऑप्शन बी इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ना बहुत अच्छा बनाया उन्होंने, इससे तुम्हारी ना थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन चेक होती है। आप लोग का दिमाग वहाँ नहीं चलता, मैं पढ़ रहा हूँ, सवाल बहुत आसान था, आपकी अंडरस्टैंडिंग में थोड़े लैप्सेस होते हैं जो ये सवाल एक्सप्लोर कर लेते हैं। सर विच रो इज करेक्ट फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल, तो पहले याद रखो डीएनए मॉलिक्यूल जब भी रेप्लिकेट करता है किस डायरेक्शन में रेप्लिकेट करता है, 5 to 3। नई स्ट्रैंड जब भी बनती है किस डायरेक्शन में बनती है, 5 to 3। तो पहली वाली जो आपको कॉलम दिया हुआ है उसमें आप जो है ऑप्शन सी या डी में से कोई पिक करेंगे, ए और बी पहले काट देंगे। नेक्स्ट, the next column है enzyme that adds complementary nucleotides to the lagging strand। अब यहाँ ligase भी दिया हुआ है और polymerase भी दिया हुआ है। मोस्ट कॉमन रॉन्ग आंसर वुड बी कि आप ligase मार्क कर दें, ओ भाई ligase का काम होता है ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट सिर्फ ज्वाइन करना, एक्चुअल एंजाइम जो polymerase जो क्या नाम है नई स्ट्रैंड बनाना होता है वो polymerase ही होता है यार, सिर्फ जो है ligase क्या करता है, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन करता है। अबे हमने किया तो था कि वहां पे डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन होती इसलिए कि पॉलीमरेज आके पहले लगता है, फिर 5 to 3 बनाता है, फिर पीछे जाता है, फिर एक और 5 to 3 फ्रैगमेंट बनाता है, फिर पीछे जाता है, फिर एक और फ्रैगमेंट बनाता है, मल्टीपल फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं, और वो उन फ्रैगमेंट्स को हम बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट बोलते हैं, उनको ज्वाइन करने के लिए डीएनए लाइगेज होता है। एक्चुअल जो एंजाइम होता है वो लैगिंग स्ट्रैंड में भी कौन सा होता है, डीएनए पॉलीमरेज ही होता है। सो मोस्ट कॉमन रॉन्ग आंसर ओवर हियर विल बी व्हाट, विल बी ऑप्शन डी, लाइक करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी इन दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिपीट है, ये पहले भी आया हुआ है, तो मैं पढ़ लेता हूँ। Some students were asked to look at the photomicrograph of a cross section of
unfamiliar material and describe what they could see. हमें जो यहाँ नजर आ रहा है भाई, ये नजर आ रहा है भाई सेल्स जो है वो क्या है, सर्कुलर, ठीक है ना, ये नजर आ रहा है ना आपको, इतना तो नजर आ रहा है डायग्राम से. The student described the cross section of F as a circular, a hollow tube, a spherical. ये उसने खुद describe किया cross section को. पूछा which descriptions of the cross section of F correctly state what the students could actually see. तो जो देख रहा है वो तो सिर्फ यही नजर आ रहा है ना कि यार सर्कुलर सेल है, बाकी अब ये ट्यूब है पूरी या स्फेरिकल सेल है वो थोड़ी उसको नजर आ रहा है देख के लाई. तो वो एक्चुअली जो सी कर रहा है लाई वो सिर्फ क्या है कि सेल्स आर व्हाट दे आर सर्कुलर. क्रॉस सेक्शन का पूछ रहे हैं which descriptions of the cross section. क्रॉस सेक्शन की सिर्फ डिस्क्रिप्शन क्या है, the cells are what. ये पहले भी आया, अगर तुमने पीछे पास पेपर्स किए हो तुम लोग को ये क्वेश्चन अपने पास पेपर्स में भी दिखा होगा. तो over here like one only will be what will be your right. We can't comment on whether they are hollow tubes or spherical unless you don't have like a 3D version of या कोई और longitudinal section आपको दे देते फिर आप देख के बता सकते हैं. सिर्फ क्रॉस सेक्शन देख के आप ये कमेंट नहीं कर सकते हैं. लाइक therefore one only which corresponds to option C will be your right answer. Next question. ये आसान है, आप बता देंगे खुद ही. The diagram shows the relationship between phloem sieve tube elements, xylem vessel elements and companion cells. ठीक है, तीन किस्म के जो सेल्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप यहाँ शो की हुई है. तो पहले देखो कौन से वाले जो सेट्स है ना वो सेल्स बता रहे हैं आपको. तो आपको नजर ये आ रहा है जो फ्लोएम सीव ट्यूब है और जो सेल्स हैं वो 1, 3 और 5 में. देख लो लाइक जो सेल्स में नजर आ रहे हैं वो 1, 3, 5 में. तो ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है और ये ना ओवरलैपिंग फीचर्स हैं बिटवीन दो सेल्स जो आपको पिक करने हैं. तो इधर देखिए यार, which row correctly identifies what could be represented by the numbers 1, 2, 3, 4 and 5. अब आ जाओ ऑप्शन बाय ऑप्शन, बिकॉज इनको आपको पढ़ना होता है. यू शुड नो हाउ टू रीड दीस सेट्स. और जहां तुम्हें सही सेट नजर आए वहां आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल होता है. ये तो देखिए एक में आती कंपेनियन सेल्स जो 1 लिखा हुआ है और फ्लोएम सीव ट्यूब एलिमेंट्स, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग चीज लिखी हुई है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, व्हिच इज करेक्ट. दोनों में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पॉसिबल होता है. फिर फ्लोएम सीव ट्यूब एलिमेंट्स और जाइलम वेसल एलिमेंट्स जो कि 3 और 5 लेवल हुए हैं उनमें ओवरलैपिंग चीज लिखी हुई है दैट दे डोंट हैव अ न्यूक्लियस. बिल्कुल सही लिखा हुआ है. neither phloem sieve tube elements nor xylem vessel elements have the nucleus. option A therefore should be your right answer. आप बाकी जितने ऑप्शंस देखेंगे आपको नजर आएगा कुछ ना कुछ चीज क्या लिखी हुई है गलत लिखी हुई है. इसको आसान तरीका ये भी कर सकते हो तुम, xylem vessel element लिखा है ना उसमें कोई साइटोप्लाज्म होता है, यहाँ आउट कर दो, गलत चीज लिखी हुई है. इन दोनों में ओवरलैपिंग नहीं है. यहाँ पे दोनों ओवरलैपिंग में न्यूक्लियस लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है बिकॉज कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस होता है बट xylem vessel element के पास नहीं होता. और यहाँ वैक्यूल लिखा हुआ है बिटवीन फ्लोएम सीव ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल. फ्लोएम सीव ट्यूब एलिमेंट्स डोंट हैव व्हाट दे डोंट हैव अ वैक्यूल. बीच की जगह तो बिल्कुल खाली होती है ना, तो डोंट हैव अ वैक्यूल. लाइक तो आपके पास आप उससे भी दे सकते हैं भाई कि जो तीन ऑप्शंस दिए हुए हैं तीनों ऑप्शंस क्या हैं रॉन्ग है. बट यू डोंट रियली हैव टू. आप एक देखें तो अगर टाइम बच जाएगा बाद में आके चेक कर लेना एग्जाम में, तो मैं अपना टाइम सेव करना हो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Why does an air bubble in a xylem vessel element stop the flow of water? मैं इमेजिन करो ये xylem vessel element है, ठीक है ना, पानी फ्लो कर रहा है, ये पानी है जो फ्लो कर रहा है और यहाँ इमेजिन करें आपके पास एक बबल आ गई, एयर बबल आ गई, ठीक है, ये एयर बबल आ गई. तो पानी का फ्लो जो है ना वो रुक जाता है. इसको हम बोलते हैं एयर लॉक. क्या बोलते हैं इसको? एयर लॉक. वो पूछ रहे हैं भाई एयर लॉक में पानी का फ्लो रुक क्यों जाता है. तो वो इसलिए रुक जाता है बिकॉज जब एयर बबल आती है ना तो ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं अभी ये जो कोहेजन की वजह से खुद एक साथ मास फ्लो में मूव कर रहे होते हैं ना, वो कोहेसिव फोर्सेस टूट जाती हैं यहाँ पे. व्हाई? एयर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती. समझ में आ गई. लाइक वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. तो कौन सी फोर्सेस डिस्टर्ब हो जाती हैं? मेनली कोहेसिव फोर्सेस डिस्टर्ब होती हैं. लाइक जिसकी वजह से वाटर जो मूव कर रहा होता है अप द xylem vessel इन मास फ्लो वो बेसिकली खत्म हो जाता है. तो मेन फैक्टर होता है वो क्या होता है? लॉस ऑफ कोहेजन हो जाता है. लाइक लॉस ऑफ कोहेजन विल बी योर, this will be the only plausible of the three that is given over here. मैं बताता हूँ. Loss of adhesion does not have a very significant impact in क्या नाम, adhesion itself doesn't really have a very significant role in pulling the water of the xylem. ऐसा नहीं है बिल्कुल रोल नहीं होता, होता है but it's not as significant as what as cohesion. और air lock adhesion को इतना significantly affect नहीं करता है जितना किसको affect करता है, like cohesion को affect करता है. और कोलैप्स ऑफ द xylem vessel element भी नहीं होता बिकॉज xylem vessel element वही रहती है. लाइक उसके कोलैप्स में आपको कोई भी सीन नहीं होता. तो 3 भी आपके पास रॉन्ग है, 1 भी आपके पास. इसमें सिर्फ एम्बिग्विटी इस ऑप्शन में थी जिसमें आपके पास 1 और 2 दोनों दिया हुआ है. 1 और 2 दोनों दिया हुआ है, अरे वो तो है ही नहीं, तो फिर तो कोई है ही नहीं, आपके पास टेंशन ही नहीं है. लाइक मैं समझा 1 और 2 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 1 और 2 दोनों दिया. तो इन दोनों में से आपको अगर एक पिक करना होता तो आप क्या पिक करते? लॉस ऑफ कोहेजन पिक करते. ऐसा इंटरेस्टिंग उसको हो जाता अगर वो 1 और 2 दे देता, फिर आपको एम्बिग्विटी होती थी यार. अगर मैं एग्जाम में होता तो मैं भी 1 और 2 मार्क करता. 1 का रोल कम होता है पर थोड़ा बहुत तो होता है ना यार, एडिशन का रोल भी होता है इन मूविंग द वाटर ऑफ द xylem vessel. तो इन दिस केस द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर विल बी व्हाट
ऑप्शन डी ओवर हियर। ऑप्शन ए आपका और बी आपका आउट हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ जो 3 यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है उसके बेस में, और 1 आप इसलिए आउट कर देंगे बिकॉज यू डोंट हैव एन ऑप्शन दैट गिव्स यू 1 and 2 बोथ। आपके पास जो है ऑप्शन है इसमें 1 ओनली 2 ओनली है, तो जो मेजर फोर्स आप देख रहे हो बेसिकली कौन सी होगी, कोहेजन की फोर्स होगी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पहले भी आ चुका है, इट्स नॉट अ न्यू क्वेश्चन। Which changes to the water potential and the volume of solution in a phloem sieve tube occur when amino acids are moved into a sink from the phloem sieve tube? अनलोडिंग हो रही है, ठीक है ना लाइक, तो अनलोडिंग में क्या होता है, अमीनो एसिड्स बाहर जाते हैं, सीव ट्यूब का वाटर पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ जाता है, तो वाटर पोटेंशियल इन द फ्लोइंग सीव ट्यूब बिकम्स व्हाट, इट बिकम्स हायर लाइक, और जो हायर होता है ना तो फिर पानी यहाँ से बाहर निकल के जाइलम में से जाता है, तो जो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन क्या होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन विल व्हाट, will decrease in the flowing sieve tube, that will decrease, and therefore option A will become your right answer, ठीक है। next question, which feature of some xerophytic cell, xerophytic leaves reduces the rate of transpiration by decreasing the water potential gradient, by decreasing what, the water potential gradient between the internal leaf surface and the atmosphere। तो देखो यार वाटर पोटेंशियल gradient का ताल्लुक होता है कि जब आप जो वाटर वेपर की टेंडेंसी होती है ना टू मूव फ्रॉम एयर स्पेस इनटू द एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर, वो आप कम करते हैं बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग द वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो वो पूछ रहे हैं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वाला ऑप्शन उसको बेसिकली उस वाले फैक्टर को वो वाला फैक्टर प्ले कर रहा होगा इन रिड्यूसिंग ट्रांसपिरेशन। पहले लिखा हुआ है थिक वैक्सी क्यूटिकल ऑन द अपर सरफेस दैट विल नॉट डिक्रीज द वाटर पोटेंशियल बिकॉज दिस विल ओनली इंक्रीज द डिफ्यूजन डिस्टेंस, इससे डिफ्यूजन डिस्टेंस पर फर्क पड़ेगा और रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। बी लिखा हुआ है लीव्स रिड्यूस टू स्पाइन्स विद अ स्मॉल सरफेस एरिया ओवर मेशो, इससे भी रेट ऑफ क्या है ट्रांसपिरेशन जो है वो कम होगा बिकॉज आपका सरफेस एरिया अवेलेबल कम होगा, इससे वाटर पोटेंशियल गेन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा लाइक। तीसरा लिखा हुआ है स्टोमेटा लोकेटेड इन संकन पिट्स ऑन द, डू यू रिमेंबर दिस, संकन पिट्स क्या होते हैं, जिनको संकन स्टोमेटा बोलते हैं, याद है, वो ये होते हैं, अगर नहीं याद आ रहा तो मैं बताता हूँ। इमेजिन करो ये लोअर एपिडर्मिस है और लोअर एपिडर्मिस इस तरह ना यूं इनवर्ड चला गया है, ठीक है, और यहाँ पे इमेजिन करो स्टोमेटा, तो तुम देख रहे हो ये चीज जो है ना ऐसे स्टोमेटा जो बेस लाइन से अंदर की तरफ होते हैं उनको संकन स्टोमेटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संकन स्टोमेटा बोलते हैं, और यहाँ पे ना मॉइस्चर ट्रैप हो जाता है, यहाँ पे आपके पास मॉइस्चर ट्रैप हो जाता है जिसकी वजह से जो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, दिस इज स्टोमेटा संकन इन पिट्स। तो आपके पास जो ऑप्शन सी है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट बिकॉज दिस विल इंश्योर कि वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो जाए और उससे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी आपका कम हो जाए, जीरोफिटिक की एडेप्टेशन होती है जस्ट टू इंश्योर के वाटर लॉस वाया वाटर वेपर लॉस वाया ट्रांसपिरेशन कम से कम हो। नेक्स्ट जो कि इजी पिकिंग्स है, द डायग्राम शोज अ क्रॉस सेक्शन थ्रू अ मेमेलियन हार्ट, तो एच और जी दिया हुआ है, दीवार देख लो इनकी, एच क्या होगा मोस्ट लाइकली, what will H most likely be based on left ventricle, and what will be G over here, right ventricle, and that corresponds to this will be the right ventricle and this will be what, the left ventricle over here based on the thickness जो आपको दी है, यहाँ अच्छी खासी thick आपको बॉल दी हुई है। तो अगर ये एट्रियम होते हैं तो क्या चीज होती है, अगर लेफ्ट और राइट एट्रियम होते तो कैसे पिक करते, अगर ये लेफ्ट और राइट एट्रियम होते तो नजर क्या आता, दोनों की जो थिकनेस होती है वो क्या होती है, ऑलमोस्ट बराबर होती है, लेफ्ट और राइट एट्रियम की थिकनेस में फर्क नहीं होता है, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल की थिकनेस, इससे इस तरह आपने गेस किया कि ये लेफ्ट और राइट। अब तुम में से जो सोच रहे हैं ना यार ये कैसे हो रहा है, हम तो ओ लेवल से रट्टा मारते हैं कि जो चीज़ राइट में वो लेफ्ट है और जो लेफ्ट में वो राइट है, तो बेवकूफ़ है, लॉजिक नहीं आया, समझ में आ गया नहीं, उसकी मर्जी जितना भी क्रॉस सेक्शन नहीं बोले, तो ऐसे अक्ल इस्तेमाल करना, क्योंकि वहाँ तुम लोग का मगज नहीं चल रहा होता, तो वहाँ आधे बच्चे तो ये लॉजिक लगा रहे होते, वो हमने पढ़ा था, हमने वो लेवल में पढ़ा था, वो जो हम चीप तरीके से पढ़ते थे, ये राइट साइड है डायग्राम पे तो एक्चुअल लेफ्ट साइड है ये मैं बता रहा हूँ, प्लीज वहाँ ये नहीं करना, समझ में आ गया लाइक, बिकॉज यहाँ पे वो यही चीज चेक करने के लिए ना, आई एम 100% श्योर सिर्फ ये चीज चेक करने के लिए उन्होंने डायग्राम ही बना के दी थी, एंड इट्स बाय नेचर सिंस यू आर किड्स ना, बच्चे हो ना आप लोग, तो आपका दिमाग भी सीधा चलता है, तो उन्होंने इतना फिट वायर किया ये क्वेश्चन कि एग्जाम में, क्योंकि इतना लो थ्रेशोल्ड है इस पेपर का कि यार 24 है, 24 थ्रेशोल्ड है इस एमसीक्यू पेपर का यार। So I was looking at the paper ना, तो I thought यार चलो मैं तो बता दिया, सिर्फ पूरे पेपर में जो एक्चुअल मुश्किल सवाल था ना वो आया था जो ये इस वाला था, दैट इज इट भाई, जेन्युइनली मुश्किल सवाल था, मतलब कि आपके लेवल पे आपको इतना कोर्स में नहीं पढ़ाया जाता, तो आई फील कि वो क्वेश्चन की जो डिफिकल्टी लेवल थी ना वो थोड़ी सी अनफेयर थी फॉर यू, अदरवाइज कुछ ऐसा नहीं था पेपर में जो आप ना कर सको। तो 24 इज एन अनबिलीवेबली लो थ्रेशोल्ड फॉर एन एमसीक्यू पेपर इन बायो, स्पेशली बायो के बच्चे अच्छे होते हैं भाई, समझ में आ गया आपको लाइक, तो 24 का मतलब ये आप ऑलमोस्ट फेल हो गए हो ना यार,
फेल ही हो ना, तो क्या परसेंटेज आई आपकी 24 on 40 करो आप, लाइक आप ऑलमोस्ट फेल हो, उस पर ए ग्रेड मिल रहा है आपको। मतलब ये आपको भी मजाक नहीं कर रहा मैं, तो मुझे ये लग रहा है कि यार तुम लोग पेपर में जब अगर लेट्स से ये थ्रेशोल्ड का सीन ऐसे ही रहा तो तुम लोग नशे में भी जाओगे ना, तो वो मेरा ख्याल है इतने सवाल ना तुम लोग सही करके आ जाओगे। आई पर्सनली, तुम एक्चुअली खुद अटेम्प्ट करना, तुम नोट करोगे 26-27 तो तुम संभाल लोगे। आई एम वेरी श्योर 26-27, तो आई वाज रियली सरप्राइज यार इतना लोग कैसे थ्रेशोल्ड है। तो करेक्ट तो मुझे समझ में आया था यार, हुआ ये होगा उन्होंने जो छोटी छोटी चीजें चेक की है ना हर क्वेश्चन में, यहाँ एम्बिग्यूटी वहाँ एम्बिग्यूटी, सारी एम्बिग्यूटी गलत हो गई, आपका कुछ भी तुक्का नहीं चला होगा, सब रॉन्ग हो गया, पता नहीं। और फिर पता नहीं कितने लोग के रॉन्ग होंगे कि यार कि थ्रेशोल्ड इतना लो आ जाए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी ऑप्शन डी। द मोस्ट कॉमन रॉन्ग आंसर विल बी कि अगर आप इनकी जो है ओरिएंटेशन उल्टा करते हैं, जो कि ऑप्शन ए दिया हुआ है, जब आप वो लॉजिक लगाएं राइट साइड पे तो लेफ्ट होगा, लेफ्ट साइड पे तो राइट होगा, तब आप ऑप्शन ए मार्क करेंगे, दैट विल बी द मोस्ट कॉमन रॉन्ग आंसर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था यार ये, और ये अनफेयर नहीं था, फेयर क्वेश्चन था, आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी चेक हुई थी। तो यहाँ देखो यार, ऑफ blood entering the heart from the vena cava passes through or past several structures before entering the lungs. 5 of these structures are included in this list. तो यहाँ बता रहे हैं कि जब आप वीना कावा से जाता कहाँ है ब्लड, आता कहाँ है, किस चेंबर में आता है, पहले बताओ। राइट एट्रियम में आता है। अभी तुम नोटिस करो यहाँ कहीं राइट एट्रियम है ही नहीं, आप नोटिस करो, क्योंकि उसमें ऊपर अंग्रेजी लिखी है उसने जो आपने इग्नोर की होगी, मैं लिख देता हूँ, passes through और पास्ट, टच करता हुआ उधर ही, समझ में आ रहा आपको, टच करता हुआ उधर ही। तो अगर आपको याद हो वॉल ऑफ द राइट एट्रियम में एक चीज होती है, तो वहां ब्लड गुजरता हुआ जाएगा, दे एक्सपेक्टेड, आप पिक करो, दे एक्सपेक्टेड दैट, तो वहां तो मगज तो चल नहीं रहा होगा दिमाग तो चल नहीं रहा होगा, तो आई एम प्रीटी श्योर एग्जाम में इसमें भी बहुत सारे बच्चों ने गलत किया होगा। तो सबसे पहले आप क्या करें कि जो इसने लिखे ना 5 ऑफ दी स्ट्रक्चर, पहले तो वो 5 आइडेंटिफाई करें कौन से, लाइक टोटल उसने जो स्ट्रक्चर दिए हैं आपको कितने दिए हैं, 8 दिए हैं, तो 3 आपको काटने होंगे। तो लेट्स कट दोस 3 फर्स्ट, फिर आते हैं हम लोग बाकी 5 पे, क्योंकि उसने सवाल जो किया मैं पढ़ लेता हूँ। आफ्टर अरेंजिंग दीज 5 स्ट्रक्चर्स इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम द वीना कावा टू द लंग्स, विच स्ट्रक्चर विल बी द थर्ड वन। सवाल चेक कर रहे हो आप, तो ऐसे सवाल ना यूजुअली नहीं आते थे लाइक, और वो जो ईस्ट वाला भी था वो भी नहीं आते थे लाइक। तो यू कैन एक्सपेक्ट कि भाई 1 hour 15 minutes अगर दिया है तो देयर इज सम अपग्रेडेशन इन द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन, देयर इज सम अपग्रेडेशन, बट इट्स नॉट अनडूएबल। दिमाग आप लगाइए, 15 मिनट एक्स्ट्रा भी तो देने ना आपको यार। तो पहले तो हम 3 स्ट्रक्चर्स काटते हैं, जो जब ब्लड आता है वीना कावा से ऑल द वे टुवर्ड्स द लंग, उसमें उन स्ट्रक्चर को लेने देने, पहले तो वो काटते हैं ना लाइक, तब हम बताऊं कौन कौन से काटेंगे आप। तो लेट्स कट एओर्टा। व्हाई एम आई कटिंग एओर्टा? देखो एओर्टा तो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, उसका लंग से क्या ताल्लुक वालों का यार, तो एओर्टा तो आप ऐसे ही काट दो लाइक। देन लेट्स कट लेफ्ट एट्रियम। व्हाई एम आई कटिंग लेफ्ट एट्रियम? बिकॉज जाहिर सी बात है लेफ्ट एट्रियम तो लेफ्ट साइड पे यार, उसका कोई लेना देना नहीं है। और एक चीज मैं नहीं काट रहा हूँ, आप बताएं क्या काटूं? पल्मोनरी वेन। यू आर श्योर दैट यू, यार देखो यार मैं तुम्हें क्यों बार बार अप्रोच कह रहा हूँ, अगर तुम अब यहाँ ये कर रहे होते ना यार, चलो एक एक करके इसमें से पास करता है या नहीं, इसमें तुम कोई ना कोई सही वाला स्ट्रक्चर भी काट देते। मैंने कहा कि यार वो वाले पिक करो जिनसे नहीं पास करेगा तुम श्योर। एओर्टा तो लेफ्ट साइड पे है ना यार, अभी वहां हम लंग्स तक लेके जा रहे हैं, वीना कावा से लंग्स तक लेके जा रहे हैं ब्लड, लेफ्ट साइड पे क्या लेने देना है, सारे लेफ्ट साइड की चीजें काट दो यार। तो लेफ्ट एट्रियम आपने एओर्टा काट दिया, लेफ्ट एट्रियम काट दिया, पल्मोनरी वेन कब आएगी? जब लंग से वापस आएगा ब्लड, हमें तो लंग तक लेके जा रहे हैं ना। अब ये आ गई 5 चीजें, इनको ऑर्डर में अरेंज करना है आपको, सिंपल लॉजिक है, इनको तो ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो ना आप, नहीं आप करोगे ना अभी, अब मैं आपको सब कर रहा हूँ अभी आप करोगे। तो अब करते हैं भाई, पहली क्या होगी, अब आप इनमें से बताओ सबसे पहला क्या करोगे आप? साइनोएट्रियल नोड। तो क्या सवाल बनाया है यार, मतलब आप लोग दिमाग, साइनोएट्रियल नोड आपके दिमाग में क्या आएगा? राइट एट्रियम वहां होता है ना, दिस इज द जगह जिसके थ्रू ब्लड जा रहा होगा, पास्ट, इसके पास ब्लड फ्लो कर रहा होगा, हाँ राइट एट्रियम तुमको तोड़ के बना दिया, आपको बस वो पिक करने हैं भाई, आप तो इस कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो ब्लड टच करता है, अब आपके जहन में क्या आ रहा है, आप पहले वीना कावा से ब्लड एक खाने में आए एट्रियम, फिर वो एवी नोड के थ्रू वो एट्रियो वेंट्रिकुलर जो आपका वाल्व होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्राइकस्पिड वाल्व होगा, उसके थ्रू जाए, उसने कुछ दिया ताला ही नहीं इस तरह का यार लाइक, तो आप कंफ्यूज ना हो भाई, लॉजिक यूज करें ना आप यार लाइक। तो पहले आएगा साइन, आप सीक्वेंस में जाए बस,
अब मुझे बताओ साइनोएट्रियल नोड के बाद ये सारी चीजें दी हुई हैं, नेक्स्ट चीज क्या होनी चाहिए? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। तुम चेक करो यार वो क्या सीक्वेंस, आपको बहुत अच्छा सवाल था, मैंने देखा, मैं बहुत खुश हुआ कि यार थोड़ा तो बच्चों को दे दें, लाइक मतलब कि आप जैसे जो डम बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा तो मिले यार, झटका तो मिले यार। लाइक एवी नोड के बाद क्या आना चाहिए? लाइक परकाइन टिश्यू, एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्या होगा? दो चीजें रह गई, गोल्ड, सेमीलूनर वेल, और लास्ट क्या होगी? परमियन। दिस इज द ऑर्डर दैट दे एक्सपेक्टेड। और याद रखो अगर इस सवाल में उन्होंने आपसे थर्ड स्ट्रक्चर पूछा है ना, कल को आपके पेपर में ये भी आ सकता है। क्या आ सकता है? क्या आप बताओ वन साइनोएट्रियल नोड के बाद एवी नोड, पूरी सीक्वेंस ही पूछ सकते हैं आपसे, समझ में आ गया ना? ये भी आ सकता है एग्जाम में। तो देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन होगा, उसने क्या बोल सकता, विच स्ट्रक्चर विल बी थर्ड। तो आपको जो थर्ड वाला है यहाँ पे वो क्या आ रहा है? परकाइन टिश्यू आ रहे हैं, देयरफॉर योर करेक्ट ऑप्शन होगा हियर विल बी व्हाट? ऑप्शन बी इन दिस केस। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन। डू ऑल ऑफ यू मेक सेंस ऑफ हाउ यू अप्रोच्ड इट? तो अपने जहन में बिठाओ ना, ये प्रैक्टिस करने का ये तो होता है यार फायदा, लाइक आप ये चीजें नए नए क्वेश्चन देख रहे हो तो वेरी गुड क्वेश्चन ये, लेकिन ये रट्टे का सवाल है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप में से कोई गलत नहीं करेगा, आप आंसर बताएंगे इसका, ठीक है? ये रट्टे का सवाल है बेसिकली, सही है। द बार चार्ट शोज द क्वांटिटी ऑफ एंडोथेलियल टिश्यू, इलास्टिक टिश्यू एंड मसल टिश्यू इन द वॉल्स ऑफ द थ्री ब्लड वेसल्स पी क्यू एन आर, ठीक है? क्वांटिटी दी हुई है, वाई एक्सिस क्वांटिटी है और ये टाइप ऑफ टिश्यू है। जो व्हाइट वाला बार है वो एंडोथेलियल टिश्यू है, वो तो हम देख रहे हैं तीनों में सेम ही है। जो ग्रे वाला है, लाइट ग्रे वाला जो है, मीडियम ग्रे जिसको आप बोल सकते हैं, उसका जो है इलास्टिक टिश्यू है, जो कि पी में सबसे हाई है, क्यू में कम है और आर में उससे भी कम है, लाइक। और फिर दिया हुआ है मसल टिश्यू जो कि आपके पास क्यू में सबसे ज्यादा है, फिर पी में और फिर आर में। तो उसने यहाँ देखो, यहाँ पे आपको बहुत सारी वेसल लिखी है, नजर आ रही है? पहले तो आप देखो इसमें कहीं भी आपको कैपिलरी नजर नहीं आ रही है, आप चेक करो, आर्टरी नजर आ रही है। और मैं तो बताया था एक लर्निंग आउटकम ऐड हुआ है जिसमें आपको इलास्टिक और मस्कुलर आर्टरी के बारे में पूछते हैं। तो सबसे पहली चीज अभी तुम छोड़ो ऑप्शन क्या दिए हैं, तुम खुद आइडेंटिफाई करो कि ओवरऑल जो बार्स हैं उनकी जो हाइट है वो पी क्यू आर में से पी और क्यू में ज्यादा हाइट्स हैं, देख रहे हो? आर में रिलेटिवली क्या है? लो हाइट्स हैं। गौर से देखो, जो इलास्टिक टिश्यू है वो भी इन दोनों में हाई है, ज्यादा एज कम्पेयर टू दिस, और जो मसल टिश्यू है वो भी इन दोनों में हाई है एज कम्पेयर टू दिस, नजर आ रहा है? तो मोस्ट लाइकली ये दोनों क्या होंगी? आर्टरीज होंगी। क्या होंगी? सबसे पहले आपकी डिडक्शन क्या होगी कि दिस इज आल्सो एन आर्टरी and this is also what? An artery, and this will be most likely what? A vein. Why didn't I write capillary anyway? हाँ नहीं, ऑप्शन में तो नहीं है, लेकिन अगर ऑप्शन में होती तब भी कैसे बोलते कैपिलरी नहीं है? गुड। कैपिलरी में सिर्फ क्या होता? एंडोथेलियल होता ना, मसल इलास्टिक तो नील होता। क्या होता? नील होता। तो आप वहां से भी पिक कर सकते थे कि यार कैपिलरी पॉसिबल नहीं है। अब आपने पिक करना है ये कौन सी आर्टरी है, टाइप ऑफ। याद है हमने दो किस्म की आर्टरीज पढ़ी थी, कौन सी? इलास्टिक एंड मस्कुलर। तो बहुत सिंपल है, इलास्टिक कौन सी वाली होगी? पी, जिसमें इलास्टिक टिश्यू ज्यादा है। तो ये दिस विल बी व्हाट? इलास्टिक आर्टरी, एंड दिस विल बी व्हाट? एंड दैट इज इट। लाइक तो ये उसने नई चीज थी, दिस इज समथिंग दैट इज न्यू इन योर कोर्स, पहले ये नहीं पूछते थे और उन्होंने दे भी दी। लाइक तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाई नए लर्निंग आउटकम कहीं ना कहीं टेस्ट करने, इफ दे वांट टू। सो पी हैज टू बी व्हाट? एन इलास्टिक आर्टरी, Q has to be a muscular artery, and R has to be a vein, and that corresponds to option A in this case. Next question बहुत आसान है. The maximum pressure in each of the four chambers of a healthy human heart was recorded during one cardiac cycle. The maximum pressures recorded were 3, 10, 25, and 120 millimeters of mercury. And they're asking you, क्वेश्चन जो पूछा वो पूछा which value was recorded for the right ventricle. सिंपल है, मैं 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट यहाँ पे तुम्हें बना के दिखाता हूँ. सो लेट्स से ये आपके पास जो है ना वो आपके आगे 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, ठीक है? अब उसने आपको जो है ना वो 4 वैल्यूज़ दी है, लाइक मैं लेबल भी कर देता हूँ सो दैट वी कैन देन मैच ईच वैल्यू टू ईच कॉरस्पॉन्डिंग चैम्बर ऑफ द हार्ट. सो दिस ओवर हियर इज व्हाट? द लेफ्ट atrium, sorry, this over here is the left atrium, this over here is the left ventricle, this here is the right atrium, and ये आपके पास हो जाएगा right ventricle. अब जो 4 वैल्यूज़ दी हैं ना, कॉमन सेंस लगाओ, जो हायर वैल्यूज़ होंगी ना इन 4 में से, जो बड़ी वाली वैल्यूज़ होंगी वो 25 और 120 है ना, वो वेंट्रिकल्स की होंगी. लाइक अब 25 और 120 में जो ज़्यादा बड़ी वाली वैल्यू है वो आप एक्सपेक्ट करेंगे किसकी हो? लेफ्ट वेंट्रिकल की हो. लाइक वाई? बिकॉज ऐसे पता लेफ्ट वेंट्रिकल हैज़ टू जनरेट मोर प्रेशर सिंस इट हैज़ टू पम्प द ब्लड ओवर अ ग्रेटर डिस्टेंस थ्रू आउट द बॉडी. और जो छोटी वाली वैल्यू होगी ऑफ द टू बिगर वैल्यूज ओवर है, जो 25 और 120 हैं,
वो आपके पास राइट वेंट्रिकल की हो जाएगी, बिकॉज इट हैज़ टू पम्प द ब्लड ओवर अ शॉर्टर डिस्टेंस। और जो आपके पास दो छोटी वाली वैल्यूज़ हैं, जो 3 और 10 आपके पास है, ये आपके पास क्या होंगी, दो अपर वाले चेम्बर्स की होंगी। भाई इनमें डिस्टिंग्विश करना मुश्किल होता है, बिकॉज इन दोनों की जो वॉल थिकनेस होती है उसमें इतना फ़र्क नहीं होता है। इससे क्वेश्चन एग्जामिनर ने आपसे जो है वो एट्रियम की लेफ्ट या राइट एट्रियम के प्रेशर की वैल्यू नहीं पूछी, आपसे राइट वेंट्रिकल की पूछी, जो आप आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एंड बता सकते हैं व्हेन कंपेयर्ड विद द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो मोस्ट प्लॉजिबल वैल्यू होगी ऑफ द ऑप्शन दैट आई गिवन टू यू, वो क्या हो जाएगी, ऑप्शन सी हो जाएगी, विच इज 25 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। द ग्राफ शोज द प्रेशर चेंजेस इन 3 स्ट्रक्चर्स ऑफ द राइट साइड ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। तो आपको राइट साइड ऑफ द हार्ट के 3 स्ट्रक्चर है, नाम लोगे क्या है? व्हाट इज टी? राइट साइड ऑफ द हार्ट का कार्डियक कर्व है, तो टी क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। टी विल बी व्हाट? पल्मोनरी आर्टरी। व्हाट इज दिस वाला, ये जो डॉटेड लाइन है जहां मेरा कर्सर जा रहा है, जो बहुत ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, व्हाट व्हिच चेंबर इज दिस? राइट वेंट्रिकल। आपने पढ़ा है किसके रेफरेंस से? लेफ्ट वेंट्रिकल। और जो नीचे वाला एक डॉटेड कर्व जा रहा है, ये क्या? राइट एट्रियम। तो ये तीनों कर्व्स मैं यहाँ लेबल कर देता हूँ ताकि जब तुम रिवाइज करो तो मैं बिल्कुल इस तरह, तुमने लेफ्ट साइड का पढ़ा हुआ है कर्व, राइट में जो कर्व्स होते हैं वो दिखते सेम ही है, बट प्रेशर की वैल्यूज लो होती हैं। ये आपके पास जो है वो पल्मोनरी आर्टरी है, और ये जो है वो आपके पास राइट वेंट्रिकल है। तो वो पूछ रहा है आपसे व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन लेबल टी। तो दीज आर प्रेशर चेंजेस इन व्हाट? इन द पल्मोनरी आर्टरी। तो वो आपको नजर आ रहा है इन व्हाट? इन ऑप्शन ए ओवर हियर। ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which statement helps to explain why there is no cartilage in the walls of the bronchioles? देखो यार, कार्टिलेज का मेन रोल क्या होता है? सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है ना। लाइक आपको यार जो ब्रोंकियल्स होती हैं वो इतनी छोटी होती हैं कि जो स्मूथ मसल होती है दैट इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड दैट सपोर्ट। और इससे फायदा क्या होता है? ब्रोंकियल्स अपना डायमीटर भी आराम से क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, एंड दैट कॉरेस्पॉन्ड्स विद व्हाट? विद ऑप्शन सी ओवर हियर। लाइक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बहुत आसान है, तुम्हें याद होना चाहिए, हमने इस तरह की डायग्राम क्लास में भी की थी। The photomicrograph shows a cross section of part of the gaseous system of a mammal. पूछ रहा है व्हाट इज शोन बाय द लाइन लेबल्ड वी। बेसिकली आपसे इसकी लेबलिंग पूछ रहा है। साइडों पे क्या है पहले ये बताओ, व्हाट आर दीज? व्हाट आर दीज? ये जो साइडों पे नजर आ रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक आर दीज? टिपिकल डायग्राम में जो तुमने देखी होगी, नहीं, व्हाट आर दीज? दीज स्ट्रक्चर्स एल्वोलाई। और एल्वोलाई के लेवल पे जब इस तरह की रिंकल्ड सी, आपको मैंने कहा था ना इनर वॉल नजर आती है, तो दैट इज टिपिकल ऑफ व्हाट? ऑफ ब्रोंक्यूल्स। So this over here is what? This is a transverse section of a bronchiole that you are viewing. और ब्रोंकियोल ही होते हैं जो एल्वोलाई के अक्सर आपको नजर आते हैं, बिकॉज ट्रैकिया और ब्रोंकाई तो बहुत ऊपर होते हैं ना यहाँ लाइक। तो नॉर्मली आपको जो है वो ब्रोंकियोल का क्रॉस सेक्शन ही एल्वोलाई के साथ जो है वो नजर आ रहा होता है। तो डायमीटर ऑफ क्या हो जाएगा? ये ब्रोंकियोल हो जाएगा, एंड दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू ऑप्शन बी इन दिस केस। So this question that you see over here, this is also one of the tricky questions that we had, and so let's go through the question. Which feature of the disease cholera decreases the spread of the pathogen Vibrio cholera? लिखा हुआ है immunity, option A, immunity to cholera after vaccination is short lived, lasting less than 2 years after vaccination in 50%। तो उससे स्प्रेड थोड़ी कम होगा यार, मतलब कि ऑप्शन ए इज व्हाट? रॉन्ग होना। उससे तो और आप उस पे करेंगे स्प्रेड ज्यादा बढ़ेगा आपका। लाइक बी दिया हुआ है अप टू 98% ऑफ पीपल इन्फेक्टेड विद विब्रियो कॉलरा आर सिम्पटमलेस कैरियर। इससे और स्प्रेड होगा, अगर सिम्टम्स ही नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। लाइक और स्प्रेड करेंगे तो बी इज आल्सो आउट। सी, cholera rapidly kills up to 50% of the people with symptoms if they are not treated. Like this is the one that will actually cut down the spread, because जिनको कॉलरा हो रहा है वो क्या हो रहे हैं? मर रहे हैं ना, तो स्प्रेड कम हो रहा है। Although it looks really really bad to put as an option, and that also a correct option, but this this is the right answer. I'm not even kidding. Like मैं डी पढ़ा हूँ, तो बताता हूँ क्यों। लाइक डी पे लिखा है simple rehydration therapy successfully treats about 99% of the people with symptoms of cholera। प्रॉब्लम ये होती है इससे जो स्प्रेड ऑफ द पैथोजन है ना वो नहीं कर्टेल होता है। लाइक आपके पास मैं बताता हूँ क्यों, एक मिनट सुन लो। अगर तुम्हारे जहन में ना ट्रीट हो गया तो मसला क्या है? अबे रिहाइड्रेशन में पानी दिए ना, बैक्टीरिया थोड़ी मरे, वो तो आप शिट करके निकालोगे, तो वो पैथोजन का स्प्रेड तो ना है। लाइक उससे लाइक मैं समझ में आई। लाइक दैट वाज द कंफ्यूजन इन द फोर्थ स्टेटमेंट। लाइक उससे स्प्रेड नहीं आप बता सकते। लाइक तो ऑप्शन डी इज आल्सो रॉन्ग। ऑप्शन सी इज therefore what? Therefore your right answer in this case. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तीनों बहुत छोटे से क्वेश्चन है, लेट मी जस्ट फिनिश देम। व्हिच रो शोज हाउ पेनिसिलिन किल्स बैक्टीरिया? तो ये आपको वैसे ही रटा हुआ होगा। इट इनहिबिट्स व्हाट? द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन क्रॉस लिंक्स। तो ये दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है ए और सी में, ये दिया हुआ है। एंड इफेक्ट ऑन बैक्टीरिया क्या होता है? वाटर एंटर्स इन द बैक्टीरियल सेल, अंडरगोस लिसिस। लाइक तो ऑप्शन ए विल बी व्हाट? विल बी योर राइट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द हाइब्रिडोमा मेथड व्हाट इज ग्रोन बाय सेल कल्चर टू प्रोड्यूस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज? क्या चीज हम ग्रो करते हैं?
क्या चीज़ ग्रो करते हैं लाइक? ये एक्चुअल सवाल में आया हुआ है, कुछ बहुत अच्छा सवाल होगा लाइक। तो अब तुम हैरान हो गए, आंसर बहुत आसान था, क्लोन्स। बिकॉज याद है हम जब हाइब्रिडोमास मल्टीपल बनाते हैं तो राइट टाइप ऑफ हाइब्रिडोमा पहले सेलेक्ट करते हैं और फिर वो जो होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो एक क्लोन ऑफ हाइब्रिडोमास होता है जिनको आप रेप्लिकेट करते हैं इनसाइड द सेल कल्चर। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी व्हाट? क्लोन। वो आसान करने के लिए ये भी लिख सकता था हाइब्रिडोमास, उसने ऑप्शन में आपको दिया ही नहीं हाइब्रिडोमा, कहीं लिखा ही नहीं हाइब्रिडोमा, इसलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए वाला ऑप्शन दिया था। लास्ट क्वेश्चन, which type of immunity does a baby have at birth? Passive natural. And like क्या क्यों है passive natural? प्लेसेंटा से एंटीबॉडीज आई होंगी। अभी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं लिखा हुआ है, समझ में आ गई, एट बर्थ लिखा हुआ है, तो प्लेसेंटा के थ्रू जो अम्मी के ब्लड से एंटीबॉडीज आई होंगी वो होंगी। सो दिस इज पैसिव नेचुरल फॉर्म ऑफ व्हाट? ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है।